इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला पार्ट जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैविक और अजैविक पारिस्थितिक तंत्र घटकों के बीच पोषक तत्वों और अन्य तत्वों का प्रवाह है। दूसरा, जल, कार्बन और सल्फर तीन सबसे महत्वपूर्ण गैसीय चक्रों के उदाहरण हैं। यह सवाल देखने में तो बहुत सीधा है, लेकिन इतने सारे बच्चे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में। क्यों करके आते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द बायोलॉजिकल साइकिल। फर्स्ट, इट इज द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एलिमेंट्स between biotic and abiotic ecosystem components. Second statement is water, carbon and sulfur are the three most significant gaseous cycles. तो इसका जो पहला कथन है वो पूरी तरह से सही है। ये कह रहा है कि जैविक और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र घटकों के बीच पोषक तत्वों और अन्य तत्वों का प्रवाह है। ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूट्रिएंट्स और दूसरे तत्वों का प्रवाह करता है पारिस्थितिकी तंत्र घटकों के बीच। दूसरा इसका कथन है, जल, कार्बन और सल्फर तीन सबसे महत्वपूर्ण गैसीय चक्रों के उदाहरण हैं। यहां पे थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जल और कार्बन तो गैसीय चक्रों के उदाहरण हैं, लेकिन सल्फर गैसीय चक्र का उदाहरण नहीं है। सल्फर जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल का उदाहरण है, औषधि चक्र का उदाहरण है। तो जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हुआ क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें नॉलेज की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन, ये सारे बैक्टीरिया के उदाहरण हैं, जीवाणुओं के उदाहरण हैं जो चारों ऑप्शंस हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, बेसिलस और रोडोस्पिरिलम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें नाइट्रोबैक्टर सही करके आते हैं, जो कि गलत है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और वो याद रखने की बात है। उसका ऑप्शन है ऑप्शन 4, रोडोस्पिरिलम। और ये क्या है? एक तरह का अवायवीय इनऑरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये क्या होते हैं? दो तरह के तरीके हैं फोटोसिंथेसिस के। तो यहाँ पे जब एरोबिक की बात की जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब एनारोबिक की बात की जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर थोड़ी सी भी अनस्टेबल होती है तो इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसका ऑप्शन हुआ 4, रोडोस्पिरिलम। ये क्या करता है? ये एक एनारोबिक फोटोसिंथेटिक जीवाणु है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग करता है और इसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। ये क्वेश्चन है। पहला है, फास्फोरस चक्र के लिए रिजर्वायर पृथ्वी की पपड़ी है। पृथ्वी की पपड़ी का मतलब अर्थ क्रस्ट, जबकि कार्बन चक्र के लिए रिजर्वायर वातावरण है। दूसरा कथन क्या बोलता है? कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र के दौरान क्रमशः कार्बन और फास्फोरस का बहुत अधिक श्वसन उत्सर्जन होता है। श्वसन उत्सर्जन की बात कर रहा है। तीसरा कथन कर रहा है कि वर्षा के माध्यम से फास्फोरस का वायुमंडलीय आदान कार्बन की तुलना में बहुत कम होता है। वायुमंडलीय आदान मतलब एटमॉस्फेरिक इनपुट की बात, आदान का मतलब यहाँ इनपुट। और चौथा कथन है
जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय आदान प्रदान नगण्य है। तो जो विकल्प ख है वो कह रहा है कि कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र के दौरान क्रमशः कार्बन और फास्फोरस का बहुत अधिक श्वसन उत्सर्जन होता है। ये कथन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि फास्फोरस कभी भी गैसीय रूप में वायुमंडल में जमा ही नहीं होता है। जब गैसीय रूप में जब फास्फोरस जमा नहीं होगा तो जीवों के बीच गैसीय विनिमय होने की संभावना लगभग शून्य होगी। इसलिए इसका ऑप्शन हुआ ख। आइए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं। Which of the following are related to the sulfur biogeochemical cycle? ये सल्फर बायोजियोकेमिकल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सल्फर बायोजियोकेमिकल साइकिल, पहला पैराइट रॉक, निम्नलिखित में से कौन सल्फर बायोजियोकेमिकल से संबंधित है? पहला पैराइट रॉक, दूसरा कोल, कोल का मतलब कोयला, तीसरा कोरल्स मतलब ये कोरल, और चौथा है ऑयल, पांचवा है वोल्केनिक इरप्शंस। ये बहुत ही कंसेप्चुअल, इसमें बहुत ही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो इसमें से कौन सल्फर भू जैव रासायनिक चक्र से संबंधित है? इसमें तो पहले मुझे हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सल्फर से संबंधित है, किन किन में सल्फर की उपस्थिति होती है। तो आइए पहले पायराइट रॉक की बात करते हैं। पायराइट रॉक क्या है? ये फेरस सल्फाइड है। और ये जो फेरस सल्फाइड है, सल्फाइड का मतलब ये सल्फर, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? Fe2। और ये समुद्री तलछट में सल्फर का प्रमुख ठोस रूप होता है, यानी कि पहला सही है। जब होता है तभी सल्फर चक्र में हिस्सा लेगा। दूसरा कोयला, जितने भी अच्छी क्वालिटी के कोयले हैं वो सल्फर भू रासायनिक चक्र से संबंधित होते हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा जो है, ये मूंगे या कोरल की बात करते हैं। असल में मूंगों के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसके जो प्रकाश संश्लेषक शैवाल होते हैं वो सहजीवन में सल्फर पदार्थ पैदा करते हैं। सहजीवन में सल्फर पदार्थ पैदा करते हैं। और इसका इतना महत्वपूर्ण रोल होता है, वो क्या करता है? समुद्र के तापमान को रेगुलेट करता है। इसलिए मूंगे में भी सल्फर है, याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन और घुमा के आएगा आपके एग्जाम में। पायराइट रॉक आपने समझ लिया, कोयले आप सबको पता है, मूंगा भी है। ऑयल में भी जो जो तेल और गैसी क्षेत्र हैं वहां पर बैक्टीरियल सल्फेट रिडक्शन होते हैं। बैक्टीरियल सल्फेट रिडक्शन, और ये कम तापमान वाले वातावरण में होते हैं। और यहाँ पे कैसी स्थितियां होती हैं? यहाँ पे तेल और गैसी क्षेत्रों की कम गहराई वाली स्थितियां होती हैं। तो ये तो सल्फर का पार्ट हुआ। और ऑयल और गैस में कहाँ सल्फर होगा? तेल और गैसी क्षेत्रों में पाए जाने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड की जो बड़ी मात्रा होती है, सल्फेट द्वारा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण से पैदा होती है। और ये होती है माइक्रोबियल प्रोसेस के द्वारा। इसको बैक्टीरिया जो होते हैं बड़े बड़े समुद्र की गहराई में, वो इन क्रियाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए ऑयल भी संबंधित है, चौथा भी सही हो गया। और इसका पांचवा ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट। तो आप सभी को पता है कि जब जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों सही है। यानी कि इसका क ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर या जीवमंडल के बारे में सही नहीं है? पहला, यह ग्रह का वह हिस्सा है जिसमें जीवित प्राणी है। एकदम सही है, बायोस्फीयर है क्या? जहां भी जीवन है वो बायोस्फीयर का हिस्सा है, जीवमंडल का हिस्सा है, तो क सही है। दूसरा, इसमें महासागर शामिल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? महासागरों में इसका मतलब जीवन नहीं है क्या? गलत है।
महासागरों में बहुत बड़ा जीवन निवास करता है, वो हमारे प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ख एकदम गलत है, पूरी तरह से गलत है। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये सभी बायोस्फीयर के हिस्से हैं, जो ग कथन ग कहता है। कथन ग भी सही है, घ उपरोक्त में से कोई नहीं, घ अपने आप। तो इसमें से सही जो कथन नहीं है वो ख, विकल्प ख सही उत्तर है। बायोम या बायोस्फीयर से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बायोस्फीयर या जीवमंडल पर निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। जीवमंडल विभिन्न बायोम से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है? ये कथन सही है। जो धरती पर स्थल मंडल और जल मंडलीय कुछ इलाके जो हैं वो सब बायोम के हिस्से हैं। सभी बायोम में तापमान और वर्षण से विभिन्न इलाके डिसाइड होते हैं। टाइगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय स्थल, ये सब बायोम के हिस्से हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे? वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल की जीवमंडल की प्रक्रियाएं स्वतंत्र हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, एटमॉस्फेयर में कुछ और हो, हाइड्रोस्फीयर में कुछ और हो और जियोस्फीयर में कुछ और? ऐसा संभव ही नहीं है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो कथन दो गलत है। कथन दो गलत का मतलब यहाँ पे उत्तर हुआ आपका क। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवमंडल में केवल निष्क्रिय जीवन रूप होते हैं? अब जीवमंडल मतलब यहाँ बायोस्फीयर की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो सुषुप्तावस्था में रहते हैं, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। मेटाबॉलिज्म का मतलब सजीवों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया का होना, वही तो मेटाबॉलिज्म है। तो यहाँ पे पहला है पोल्स। तो पोल पे भी जो जीवन होता है वो क्या होता है? जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, वायरस भी है वहां पे। तो जो जीवन है वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, निष्क्रिय जीवन रूप होता है। तो क सही है। ख पर्वतों के उच्च शिखर, ग सबसे गहरे महासागर और घ उपरोक्त सभी। बाकी की भी चर्चा करते हैं। बायोस्फीयर जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में सबसे ऊंचे पहाड़ों और सबसे गहरे महासागरों में नहीं पाया जाता। यहाँ की प्रतिकूल परिस्थितियां इस जीवन को फलने फूलने से रोकती हैं, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, वो 8 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर आपको दिखते हैं। लेकिन दिखने का मतलब ये होता है कि वो मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव नहीं है। वो जिंदा तो है लेकिन एक्टिव नहीं है मेटाबॉलिक रूप से। तो ये जो सारे जो तीन इलाके हैं, पोल्स, पर्वतों के उच्च शिखर और वो महासागर जो कि बहुत गहरे हैं, उनकी जो बहुत ज्यादा गहराई है, उन इलाकों में भी बायोस्फीयर जो है निष्क्रिय जीवन रूप में होता है, मतलब एकदम से खत्म नहीं होता है। तो इसका उत्तर हुआ घ। सातवां का उत्तर हुआ घ। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दाहिनी तरफ के चित्र में हमने बायोस्फीयर को दिखाया है। दुनिया भर में जो जीव मंडल है, जो बायोस्फीयर है, उसमें पौधे कितने हैं? लगभग, ये हमने एलएमई से ये पिक्चर लिया है, वहां से साभार लिया है। जो प्लांट्स हैं उनकी संख्या है 2,90,000। जो एल्गी हैं उनकी संख्या कितनी है? लगभग 23,000। प्रोटोजोआ की संख्या है लगभग 30,000। फंजाई दुनिया भर में जो पाए जाते हैं उनकी संख्या है 66,000। बाकी जो जानवर हैं छोटे छोटे छोटे, उनकी संख्या है 2,80,000। इस धरती पर बैक्टीरिया और उससे उस जैसे कुछ और जो जीव हैं उनकी संख्या है लगभग 4,500। वायरस की संख्या है 1,000। कीट पतंगों की संख्या है 7,40,000। तो ये है
पूरी दुनिया में बायोस्फीयर, एक छोटे से चित्र में ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये डेटा है जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। खाद्य जाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक समुदाय में प्रजातियों और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, यह दर्शाता है कि कैसे ऊर्जा परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं में ऊपर की ओर जाती है। खाद्य जाल, ये दाहिनी तरफ हमने खाद्य जाल दिखाया है और इससे पता चलता है कि एक जीव दूसरे जीव से कैसे संबंधित है। जो ये गिलहरी है ये पौधों को खाती है, लेकिन ये फॉक्स गिलहरी को भी खाती है और ईगल भी गिलहरी को खाता है, तो इसको खाने वाले दो हो गए। और गिलहरी अगर हेर्बिवोरस है और इसके ऊपर स्कॉर्पियन अगर प्राइमरी कार्निवोरस है, तो इनको खाने वाले जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं वो सेकेंडरी कार्निवोरस है। तो ये जो है एक दूसरे से संबंधित है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन कहता है कि ऊर्जा परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं में ऊपर की ओर जाती है, ये भी सही है। जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अधिक से कम की तरफ जाता है, और हर पोषण स्तर में सिर्फ लिंडमैन्स लॉ के हिसाब से सिर्फ 10% ऊर्जा ही पहुंचती है ऊपर वाले पोषण स्तर में। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है, तो इसका विकल्प हुआ ग। नवा क्वेश्चन है, प्रदूषक और पोषण स्तर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रदूषक विशेष रूप से गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, मतलब ये गैर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक की बात कर रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तरों में यात्रा करते हैं। दूसरा, जैव संचय मतलब बायोकुमुलेशन और जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन, दोनों एक ही कंसेप्ट है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। पहला ये कह रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, पोल्यूटेंट हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में यात्रा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए, एक इसको ब्लू गिल ने खाया, इसको बैस ने खाया, फिर इसको इंसान ने खाया। यहाँ अगर कोई प्रदूषक है तो ये इससे इस मछली में गया, फिर इससे बड़ी मछली में गया और फिर इंसान में गया। तो जाहिर सी बात है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में इसकी यात्रा चलेगी। तो पहला कथन सही है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि जैव संचय यानी कि बायोकुमुलेशन और जैव आवर्धन दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बायोकुमुलेशन अलग कंसेप्ट है और बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन एक दूसरा कंसेप्ट है। तो इसका कथन दो गलत है। और ये उत्तर ये ध्यान से आपको देखना है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। तो नहीं सही कौन सा है? दूसरा। दूसरा का मतलब कौन। क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरे ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में है। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है पारिस्थितिकी पिरामिड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, ये विभिन्न पोषण स्तरों पर विभिन्न जीवित प्रजातियों के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। एकदम सही है, कथन एक सही है। दूसरा, जी एवलिन हचिंसन और रेमंड लिंडमैन ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। दोनों वैज्ञानिकों इससे संबंधित है, तो ये भी कथन सही है। लेकिन आपका उत्तर पूछा जा रहा है दिए गए कथनों में से कौन गलत है, तो गलत कोई नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कौन से गलत हैं? गलत कोई नहीं है, तो आपका उत्तर हुआ यहाँ पर ख। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सही मिलान करिए, मैच द फॉलोइंग। पहला है तलछटी पोषक तत्व, ये नाइट्रोजन चक्र से संबंधित है। दूसरा, अग्रणी प्रजातियां, ये लाइकेन से संबंधित है। तीसरा, द्वितीय अनुक्रमण, ये जले हुए जंगल की बात कर रहा है।
और तीसरा है समुद्र में बायोमास पिरामिड, ये बिल्कुल सीधा होता है। इसका अंग्रेजी वर्जन भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। सेलेक्ट द मैच वन, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन साइकिल, pioneer species lichens, secondary succession burnt forests and pyramid of biomass in sea upright। तो इसमें आपको मैच करना है। तो आपको बताया जा चुका है और कि समुद्र में बायोमास पिरामिड कभी भी सीधा नहीं होगा। जो भी एक्वेटिक सिस्टम है उनमें बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चौथा गलत है। उसके बाद पहला ऑप्शन इसका देखिए, तलछटी पोषक तत्व यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल की बात कर रहा है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र कभी भी सेडिमेंट्री साइकिल नहीं है, यह गैसीय साइकिल का हिस्सा है, आप सबको पता है। 1 और 4 गलत है। तो 1 4, तो सेकंड में देखिए अग्रणी प्रजातियां, लाइकेन अग्रणी प्रजातियों में शामिल है। और दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन, जब जंगल जल जाते हैं तो कुछ नई प्रजातियां बदले हुए रूपों में फिर पैदा होती हैं, सेकेंडरी सक्सेशन का उदाहरण है। तो 2 और 3 आपका सही है, यानी कि यानी कि सही विकल्प चुने 2 और 3। तो 2 और 3 यहाँ पे हो गया आपका ग। ठीक है, यहाँ पे आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज द मीडियम बाय विच कार्बन साइकिल टेक्स प्लेस? किस मीडियम से कार्बन साइकिल पूरा होता है? ये बायो जियोकेमिकल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, इस बार भी आया है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। व्हाट इज द मीडियम बाय विच कार्बन साइकिल टेक्स प्लेस? थ्रू एटमॉस्फेयर, थ्रू ओशन, थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ द अबव। बायोकेमिकल साइकिल निम्नलिखित में से किन किन चीजों के माध्यम, ये सॉरी ये कार्बन साइकिल की बात कर रहा है। कार्बन साइकिल किस किस के माध्यम से होता है? वातावरण के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, जीवित और मृत जीवों के माध्यम से, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें क्या है, सभी सही हैं। कार्बन साइकिल क्या है, वातावरण में भी उसकी हिस्सेदारी होती है, समुद्र में भी से होकर गुजरता है कार्बन साइकिल, जो जीवित और मृत जीव हैं उन दोनों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन सही हैं, 12 का उपरोक्त सभी। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 13। सल्फर और कार्बन चक्र के क्रमशः भंडार कौन से हैं? भंडार यानी कि रिजर्वायर, जहां से चीजें समाहित होती हैं। तो सल्फर और कार्बन चक्र, सल्फर जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल का उदाहरण है सल्फर, और कार्बन चक्र क्या है, गैसीय साइकिल का उदाहरण है। तो पहला ये क्रमशः भंडार या रिजर्वायर की बात कर रहा है। वातावरण और उपभोक्ता, दूसरा पृथ्वी की पपड़ी और वायुमंडल, तीसरा पपड़ी का मतलब अर्थ क्रस्ट, और तीसरा पृथ्वी की पपड़ी और उत्पादक, और चौथा वातावरण और शिकारी। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका 2 होगा, क्योंकि सल्फर चूंकि सेडिमेंट्री साइकिल का उदाहरण है, और सेडिमेंट्री साइकिल में जो भी रिजर्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, धरती का क्रस्ट, तो धरती की पपड़ी। और कार्बन चक्र क्या है, कार्बन चक्र आपका गैसीय साइकिल का उदाहरण है। और गैसीय साइकिल में रिजर्वायर कौन होता है? गैसीय साइकिल में रिजर्वायर होता है वायुमंडल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि सल्फर सेडिमेंट्री साइकिल का उदाहरण है, कार्बन चक्र जो है ये गैसीय साइकिल का उदाहरण है, सेडिमेंट्री साइकिल का जो रिजर्वायर होगा वो अर्थ क्रस्ट है, और कार्बन साइकिल में जो रिजर्वायर है वायुमंडल है। इसलिए इसका सही विकल्प हुआ 2। पानी में प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजातियां हैं।
मुक्त तैरने वाले एंजियोस्पर्म, छोटे प्लैंक्टन, जड़ वाले हाइड्रोफाइट्स और लाइकेन। तो यहाँ प्राथमिक अनुक्रमण में जो सब जिसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपको याद रखना है और समझना भी है, वो है छोटे प्लैंक्टन्स, छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स। दो तरह के प्लैंक्टन है ना, एक तो जू प्लैंक्टन, दूसरा फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ तो फाइटोप्लैंक्टन्स की बात की जा रही है, जो कि एक तरह से प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, और ये प्राथमिक अनुक्रमण में भाग लेती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हुआ 2। अनुक्रमण से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन है। ये अनुक्रमण उस क्षेत्र में शुरू होता है जहां प्राकृतिक जैव समुदायों को नष्ट कर दिया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? सही विकल्प चतुर्थक होगा। ठीक है, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, जो देखने में तो बहुत सीधा है, लेकिन अगर देखने में बहुत सीधा है, लेकिन ये इसमें पूरा कंसेप्ट इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। मान लीजिए कि 2000 जूल सौर ऊर्जा हरी वनस्पतियों पर गिरती है। लिंडमैन के 10% नियम के आधार पर सही विकल्प चुने। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये 2000 जूल सौर ऊर्जा हरी वनस्पतियों पर गिरती है, और इसके बाद आपने लिंडमैन का नियम पढ़ा है कि जब भी ऊर्जा होती है एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में जाती है, तो वो सिर्फ 10% पहुंचती है। लेकिन यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो 2000 जूल ऊर्जा है वो सूरज से आ रही है, एक पोषण स्तर से नहीं जा रहा है। और आपको पता है कि जो सूरज से ऊर्जा आती है उसका सिर्फ 1% या 1% से कम ऊर्जा पौधे ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए जो बच्चा, जो स्टूडेंट आंख मूंद कर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, वो तुरंत ऑप्शन 2 को सही कर देगा। वो तो कहेगा कि लिंडमैन लॉ 10% रिडक्शन की बात करता है, तो यहाँ पे 200, फिर 20, फिर 2 करके आगे बढ़ जाएगा, और उनको लगेगा कि एग्जाम में वो सही करके चले आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। 2000 जूल सौर ऊर्जा हरी वनस्पतियों पर गिरती है, ये सूरज से आने वाली ऊर्जा है, जो पौधे तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1% पहुंचेगी। 1% का मतलब ही हो गया कि सिर्फ 20 जूल ऊर्जा पौधे तक पहुंचेगी। तो यहां से शुरू होगा। 20 का मतलब अपने आप यहाँ पे क विकल्प सही हो गया, और 20 का 10% अगर नीचे गया तो ये 2 जूल हुआ, और उसका अगर 10% गया तो वो हो गया 0.2 जूल। 0.2 जूल। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। इसका उत्तर हो गया आपका क। केवल 10% ऊर्जा उच्च पोषण स्तर पर संग्रहित होगी, और शेष 90% ऊर्जा श्वसन, अपघटन और गर्मी के रूप में चली जाएगी। उत्पादकों को खाने वाले शाकाहारी पौधे सिर्फ 10% ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और यानी 2 जूल, और शेष 18 जूल पर्यावरण में चली जाएगी। शाकाहारी जीवों का भोजन करने वाले मांसाहारी केवल 0.2 जूल ऊर्जा को संग्रहित कर पाएंगे। इसलिए उसका उत्तर हुआ क। इस क्वेश्चन सेट का जो अगला पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।